कि अपना मतलब से वेद शास्त्र बनावल गइल बा, देख के ईश्वर के नाम से डरवावल गइल बा कि भाई ईश्वर का बनाया हुआ है। वेद शास्त्र सब आदमी बनाया है। सत्य चित आनंद मिलल तब सजदानंद कहाई, ऐसन ईश्वर के सृष्टि में दुख कहाँ से आइल, आँखी देख के अनर छोपनी घुमावल गइल बा। अपना मतलब से वेद शास्त्र बनावल गइल बा। मेरी किताब देखिए तीसरी कक्षा में भी है। तीसरी कक्षा में सर? लेकिन तीसरी कक्षा में तो भाई बच्चा नेटा पूछता है, तो तीसरी कक्षा में मैं कैसे जा सकता था छपवाने के लिए, तो कागज के कागज पर रह गया। लेकिन 7वीं कक्षा में जब हमने 2 किताबें लिखी तो इसको हम ले करके घर से भाग करके चले गए पटना। आप अपने जीवन में शुरुआत से ही बुद्ध, कबीर, रैदास, डॉक्टर अम्बेडकर, जगदेव प्रसाद, इन लोगों को जानते थे? आप बाद में जाने, कब शुरू हुआ इनके बारे में जानना, इनके प्रति रुचि कब बढ़ा आपका? नीतीश कुमार जैसा मुख्यमंत्री बुद्धिज्म के प्रति समर्पित भारत में कोई नहीं है, आज भी नहीं। और जिस समय मेट्रो बन रहा था तो नीतीश कुमार का ये भाषण है, ए मेट्रो वालों थोड़ा संभल कर खोदना, क्योंकि इस राजधानी के नीचे एक राजधानी है। सबसे घर में दिक्कत ये थी कि जब तक आपको नौकरी नहीं मिलेगी तो शादी नहीं होगी। हमारे यहाँ सबको नौकरी मिल गई तब शादी हुई, तो बड़ी समस्या में आ गए कि भाई नौकरी मिल नहीं रही है तो शादी होगी नहीं। तो उस समय बनारस के एक अखबार में मैंने लेख लिखा था, जीवन, नौकरी और विवाह। बड़े दुखी थे कि भाई नौकरी अभी मिल नहीं रही है। भारत में कौन सी ऐसी जाति है जिसको आरक्षण नहीं मिल रहा है? अब ये बताइए, ब्राह्मण को मिलता है, राजपूत को मिलता है, भूमिहार को मिलता है, लाला को मिलता है, कोयरी को मिलता है, कुर्मी को मिलता है, चमार को मिलता है, दूसरा सबको तो आरक्षण मिल ही रहा है। अब कौन सी जाति बची है बाबू जिसको आरक्षण नहीं मिलता है? लेकिन EWS जब आ गया तो उसमें तो सारी जातियां आ गई, तो अब तो कोई बचा ही नहीं है। अब आरक्षण को गाली देने वाले कौन लोग हैं जब सबको आरक्षण मिल ही गया? नशा है पढ़ने का, लिखने का, वो छूट ही नहीं रहा है। क्यों है पता नहीं चल रहा है। आज 10-20 किताब पढ़ते हैं, रोजे लिख रहे हैं। खपड़ेल होता है ना, खपड़ेल का जो प्रकाश पड़ता है सूरज का, उसी से हम लोग पता करते थे कि 10 बजा 11 बजा कब जाना है। घड़ी उड़ी तो थी नहीं, उसी सूरज की रोशनी से हम लोग जान जाते थे, स्कूल जाते थे। ग्रेजुएशन हमने किया मगध यूनिवर्सिटी से, पोस्ट ग्रेजुएशन किया हमने गोरखपुर यूनिवर्सिटी से, और PhD की बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो अपने कलम की जादू से लेखनी के क्षेत्र में एक क्रांति किया। 40 पुस्तकों की लेखनी इन्होंने किया और बिहार सरकार के द्वारा भाषा के क्षेत्र में डॉक्टर ग्रियर्सन पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये मेरे हाथ में है। नीतीश कुमार जब बिहार के मुख्यमंत्री थे तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह सर को सम्मानित किया गया भाषा के क्षेत्र में। इसके अंदर क्या लिखा है मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। हिंदी भाषा और साहित्य के मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह ने अपनी श्रेष्ठ रचनाओं से साहित्य के भंडार की श्री वृद्धि की है। भाषा और साहित्य के विभिन्न आयामों पर इनकी अंतर्दृष्टि सृजनशीलता को धार देती रही। शब्दकोश, व्याकरण, आलोचना, अनुवाद में इन्हें महारत हासिल है। अपने बहुविध लेखन से लोक भाषा एवं लिपि के विकास में इनके विशिष्ट योगदान की रेखांकित करते हुए इन्हें वर्ष 2016-17 के डॉक्टर ग्रियर्सन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है तथा 50,000 रुपये की सम्मान राशि सादर अर्पित की जाती है। तो ऐसे शख्स इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सर, जब 7वीं कक्षा में थे तभी इनके अंदर लेखनी का ये स्वभाव इनके अंदर आता है और उन्होंने 2 पुस्तकों की रचना 7वीं कक्षा में ही कर दी, जिसका नाम है किस्मत का खेल और चिंगारी। एक कविता है इसमें का, मैं पढ़कर आपको सुनाना चाहता हूं। किस्मत का खेल जो इन्होंने 7वीं कक्षा में लिखा, देखिए उस समय की ये तस्वीर है और ये कविता जो दिल को छू जाता है, क्रांति भर देता है मन में। अगर आप इसको सुनेंगे तो आपको लगेगा कि 7वीं कक्षा का वो लड़का जिसके अंदर लेखनी का एक मन में ऐसा भाव आता है, जिन्होंने ऐसी कविता की रचना की जिसको मैं पढ़कर आपको बताता हूं। शोषक वर्गों सावधान, क्रांति का डंका बजा दूंगा, समझा नहीं पागल मानव तो लेखनी से आग लगा दूंगा, मिली नहीं रोशनाई तो खून भरकर कलम चला दूंगा, अन्य लक्ष्य को मुड़ी लेखनी तो जहर का घूंट पिला दूंगा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि
लेखनी का गुण इनके अंदर किस प्रकार है। लगभग 40 पुस्तकों की इन्होंने रचना की है। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में ये पुस्तकें हैं, और भी बहुत सारी पुस्तकें यहाँ पर रखी हुई है सर की अलमारी में, यूँ कह लीजिए इनकी डायरी में, इनके लाइब्रेरी में। कुछ पुस्तकें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रमुख पुस्तकें, भाषा का समाज शास्त्र जो इन्होंने लिखा है, हिंदी के प्रमुख भाषा वैज्ञानिक बोलियां एवं अस्मिता मूलक भाषा विज्ञान, भारत में नाग परिवार की भाषाएं, खोए हुए बुद्ध की खोज, नए औजार से कबीर की खुदाई। इतना ही नहीं दोस्तों, देखिए छिपाए रैदास बाहर आए, ये सारी पुस्तकें हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, हिंदी के अलावा इनकी पुस्तकें कई भाषाओं में अनुवादित है। और इन्होंने एक शब्दकोश बनाया 95 भाषाओं का। ये देखिए, एक ही पुस्तक में 95 भाषाओं का शब्दकोश डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह सर का है। हिंदी साहित्य का सबाल्टन इतिहास, ये देखिए। भोजपुरी के आधुनिक भाषा शास्त्र, बौद्ध सभ्यता की खोज, जगदेव प्रसाद जिन्हें बिहार का लेनिन कहा जाता है, भारत का लेनिन, ये इन्होंने पुस्तक लिखा जगदेव प्रसाद वाङ्मय। लगभग 40 पुस्तकों की रचना सर ने किया और लगभग 20 विश्वविद्यालयों में सर की पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं, सिलेबस में है। दर्जनों छात्रों ने सर के अंडर पीएचडी किया। और केरल की एक छात्रा जिनका नाम है स्मिता वर्गीस, जिन्होंने सर के ऊपर पीएचडी किया। इनकी जो लेखनी है, भाषा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में जो योगदान है, इसके ऊपर केरल की एक छात्रा ने शोध किया, पीएचडी किया। और संस्थान का नाम है, जो अनुसंधान केंद्र है, उच्च शिक्षा और शोध संस्थान दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा केरल शाखा एर्नाकुलम। ये प्रमाण है आपके सामने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह एक बड़े नाम है। ये बहुजन वर्ग से आते हैं, डिप्रेस्ड क्लास वर्ग से आते हैं, और इन्होंने इतनी आयामों को छुआ है। देश विदेश में इनका व्याख्यान होता है। भारत सरकार का एक प्रोजेक्ट 48 भाषाओं का था, जिसमें से सर को भोजपुरी भाषाओं का प्रोजेक्ट मिला, जिसको इन्होंने 2 भाषाओं में शब्दकोश बनाया कि भोजपुरी का मीनिंग हिंदी और इंग्लिश में क्या होता है। तो इतनी उपलब्धियां हैं। अब वो सरकार पार्लियामेंट के पटल पर भी रखी है, उसका होगा गूगल पर, आप खोजिएगा तो मिल जाएगा। तो इतनी सारी उपलब्धियां हैं। अब सर से ही जानेंगे इनके जीवन परिचय के बारे में, इन्होंने जो संघर्ष किया और अभी जिस मुकाम पर है। एक प्रोफेसर है, ये विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं, और साहित्य के क्षेत्र में, भाषा के क्षेत्र में इनका नाम तो है। जैसा कि आपने देखा कि इनको कैसे बिहार के मुख्यमंत्री ने इनको सम्मानित किया। और बुद्धिज्म के क्षेत्र में ये बुद्धिज्म पर रिसर्च भी करते हैं। तो ये खास उपलब्धि है इनका। सर बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में और इस खास एपिसोड में, जिसका नाम है संघर्ष से मुकाम तक। सर तो पहले हम जानेंगे कि आपने आपकी जीवनी शुरू करने से पहले ये 2 पुस्तकों की रचना आपने 7वीं क्लास में कर दिया। 7वीं क्लास में बच्चों को कुछ समझ नहीं आता है, भाषा का उतना ज्ञान नहीं होता है, और आपने 7वीं क्लास में 2 पुस्तकों की रचना कर दी, कविताएं लिख दी। तो थोड़ा सा इसके जर्नी के बारे में बताएं सर। मेरी किताब देखिए 3री कक्षा में भी है। 3री कक्षा में सर? लेकिन 3री कक्षा में तो भाई बच्चा नेटा पूछता है, तो 3री कक्षा में मैं कैसे जा सकता था छपवाने के लिए जी। तो कागज के कागज पर रह गया। लेकिन 7वीं कक्षा में जब हमने 2 किताबें लिखी, तो इसको हम ले करके घर से भाग करके चले गए पटना। पटना में एक प्रकाशक थे, नारायण एंड को बुक सेलर, सालिमपुर आहारा, पटना 3 जी। आज तक पता याद है। तो उसके मालिक थे नारायण जी। गए तो बैठे हुए थे दुकान पर, और बहुत सारे लेखक अपना बैठे थे, मैं भी किनारे बैठ गया। तो नारायण जी सोचे कि बच्चा पर ध्यान नहीं दिए, छोटा था एकदम। सभी लेखक जब चले गए जी, तो नारायण जी पूछे क्यों बैठे हो बच्चा? तो हमारे हाथ में 20 पैसे की कॉपी थी उस समय, वैशाली उस कॉपी का नाम था शायद। तो कॉपी दी, कॉपी देखे
और 10 मिनट के अंदर कहे कि ये किताब हम छापेंगे जी अपने प्रेस से, छापे। लेकिन पटना उस समय गाड़ी बस ट्रेन तो थी नहीं, हम जाते कैसे? फोन टेलीफोन वगैरह कुछ नहीं था उस जमाने में, बहुत पहले की बात है। तो मैं घर लौट आया दे करके, और एक दिन मैं बहन के गांव जा रहा था, तो जा रहा था तो आया था बाजार में अपने गांव से, सासाराम में ही। तो यहाँ पे एक चौकी नंबर 2 है, वहीं पर देखे कि ठेला पर हमारी किताब बिक रही है। तो पिताजी तो 5-10 रुपया दिए थे, तो जो पैसा था उसका अपनी किताब खरीद लिए, 2 रुपया इसका दाम था जी। हाँ। किताब खरीद कर करके अब बहन के यहाँ कैसे जाते, घर लौट आए, शाम हो रही थी, घर लौट आए तो बड़े खुश थे कि भाई मैं लेखक हो गया इतनी छोटी उम्र में। तो कोई मिला नहीं बताने वाला, तो रास्ते में एक चरवाहा थे, उनका नाम था रामरती यादव, वहीं मिल गए। तो हम कहे रामरती हमारी किताब तो छप गई। तो बोले कि दिखाइए, तो दिखाए। सर लेखक बनना बहुत जी। रोचक है। तो सर आपका रुचि तो शुरू से ही था, आपने जैसा बताया, और आज आप जिस मुकाम तक पहुंचे हैं, आपको पूरे देश के लोग जानते हैं। अब हम जानना चाहेंगे सर, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? आपकी जो शुरुआती पढ़ाई लिखाई है, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या था? चाहे कि शुरू से सर बताएं कि आपका संघर्ष कैसा रहा। देखिए, हम लोगों के समय में ये सब प्राइवेट स्कूल नहीं था, सरकारी स्कूल थे। तो स्कूल गांव में बहुत कम थे। हमारे गांव में पढ़ाई यही 3-4 कक्षा तक होती थी, बाकी के लिए अब जाइए दूर 2 कोस 3 कोस ऐसे। तो हम लोग तो 1, 2, 3 कक्षा में वहीं गांव में पढ़े, गांव में स्कूल। और इसके बाद मिडिल स्कूल हमारे गांव में नहीं था। बड़ा गांव है हमारा उस जमाने में, और उस जमाने में सड़क तो थी नहीं, साइकिल तक नहीं थी गांव में। रेडियो एक था, वो भी उस समय जो पहली कैबिनेट मिनिस्टर बनी जी सुमित्रा देवी, जी सूचना मिनिस्टर, तो हमारे पिताजी मुखिया थे उस गांव के। जी तो उन्हीं को वो दी थी बिहार सरकार की तरफ से। वहीं एक रेडियो, उसी रेडियो से सारे लोग समाचार सुनते थे। और उसी रेडियो में एक बार 3 बार पुक पुक बोलता था, तो मतलब कि 9 बज गया सुबह का। घड़ी किसी के पास थी नहीं, तो पूरे गांव में सुनाई पड़ता था। उसी से बच्चा लोग जान जाता था कि अब नहाना चाहिए, स्कूल चलना चाहिए, 9 बज गया। इसके बाद वो जो खपड़ेल होता है ना, खपड़ेल का जो प्रकाश पड़ता है सूरज का, उसी से हम लोग पता करते थे कि 10 बजा 11 बजा कब जाना है। घड़ी उड़ी तो थी नहीं, उसी सूरज की रोशनी से हम लोग जान जाते थे, स्कूल जाते थे। जब 6वीं क्लास में गए तो गांव में तो स्कूल था नहीं, तो हम लोग 2 कोस पैदल जाते थे वहां से। 6 किलोमीटर? हाँ, पढ़ने के लिए। किस सन की बात कर रहे हैं आप सर? ये बात कर रहे हैं 1970-72 की बात होगी जी। तो जाते थे हम लोग। तो उस समय रोड थी नहीं, साइकिल को पैदल जाते थे, जूता वूता का कंसेप्ट नहीं था, वैसे ही जाते थे हम लोग। बोरा का झोला होता था, उसी में किताब। खेत तो बहुत था, लेकिन खेती होती कुछ होती नहीं थी, उपज कुछ था नहीं। लोग इसी गरीब के गरीब ही थे। हमारे घर में पढ़ाकू बहुत थे उस जमाने में भी। हमारे चाचा कई गो इंजीनियर थे, है ना। बड़े चाचा थे, यहाँ अभी गुजर गए हैं, लिखे हैं फेसबुक पर। यहाँ बिहार राज्य विद्युत बोर्ड में सुपरिटेंडिंग इंजीनियर थे। एक वो चाचा हमारे माइनिंग इंजीनियर थे। एक चाचा हमारे प्रोफेसर थे। हमारे भाई भी इंजीनियर थे, डॉक्टर थे, सब थे। लेकिन सब लोग उसी तरह पढ़ाई किए ना। पढ़ने वाले हमारे यहाँ सब पढ़ाकू थे। सरकारी स्कूल में जाते थे आप लोग? हम लोग 4 भाई थे, और चारों भाई में कोई ऐसा भाई नहीं था जो अपने क्लास में फर्स्ट नहीं किया हो। हम लोग सभी आदमी, हमारे चाचा सभी, सेकंड कोई नहीं किया हमारे घर में। अभी इंजीनियर गिनिएगा, IIT इंजीनियर, तो मैं गिन नहीं सकता हूँ। कम से कम 1 दर्जन से ऊपर इंजीनियर होंगे, IIT इंजीनियर। हमारे भतीजा भतीजी कुल, कोई अमेरिका में है, कोई जर्मनी में है, कोई कहाँ है, कोई कहाँ है, और पूरा आंकड़ा मैं भी नहीं बता सकता हूँ। तो पढ़ाकू रहा है मेरा परिवार। उसी तरह संघर्ष करके ही हम लोग पढ़े, पैदल जा कर के पढ़े। फिर हाई स्कूल भी उसी तरह दूर ही था,
दूसरे गांव में जाकर के पढ़े। इसके बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय से मैंने पीएचडी की। और इसके बाद जब ही पीएचडी की कब किए सर पीएचडी? पीएचडी में रजिस्ट्रेशन मेरा हुआ 1988 में, है ना। पीएचडी पूरी किए, इसके बाद तुरंत हमारा ठीक उसी समय रुका नहीं, मैं लेक्चरर हो गया। और तभी से 30 साल तक लेक्चरर, रीडर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, हेड, प्रिंसिपल सब रहा। दर्जनों विद्यार्थियों ने हमारे अंडर में पीएचडी किए। बहुत सारे पीएचडी मेरे पास आते रहे, विदेश का भी, मॉरिशस वगैरह का भी मैं एग्जामिनर रहा, वहाँ के यूनिवर्सिटी वगैरह का। बहुत सारे पीएचडी। स्नातक कहाँ से किए? ग्रेजुएशन? ग्रेजुएशन हमने किया मगध यूनिवर्सिटी से, पोस्ट ग्रेजुएशन किया हमने गोरखपुर यूनिवर्सिटी से, और पीएचडी की बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से। तो उस समय सर यूजीसी नेट का एग्जाम होता था? हाँ, यूजीसी हम पास हैं उस जमाने में। फार्म एक लड़का भरवा दिया गाजीपुर का, उनका नाम था शैलेंद्र कुमार राय। तो अपने लोभ में इन्हीं को लेकर के चलेंगे, तो यूजीसी का भरवा दिए, नेट जेआरएफ का भर दिए, परीक्षा दे दिए, क्वेश्चन देखे, जो जो आया था वहाँ लिख दिए। तो रिजल्ट आया, तो मैं रिजल्ट मिलाने नहीं जाता था। हॉस्टल के लड़के आकर बताए कि भैया आपका हो गया है, नेट में जेआरएफ में दोनों में हुआ है। हाँ, मैं नेट भी किया, जेआरएफ भी किया, एसआरएफ रहे, बीए चुका, भी रिसर्च फेलोशिप मिला। और ये जो सिविल सर्विस होता है ना, बिहार का, उत्तर प्रदेश का, मध्य प्रदेश का और आईएएस सब मैं पास किया हूँ। लेकिन आपने चुना पढ़ाने का? हाँ, मैं उत्तर प्रदेश का भी, एक बैटरी, मध्य प्रदेश का भी, बिहार का भी, सब मैंने रिटेन पास उसमें किया। नहीं, उसमें नहीं कोई बाकी नहीं है। सचिवालय की नौकरी, कमीशन की नौकरी, सब में मेरा हुआ है। सबका इसी फाइल में मिल जाएगा आपको, सबका सबूत इसी फाइल। सर जैसे आज के समय में होता है कि बच्चे 12th पास किए, ग्रेजुएशन कर लिए, तो उनके ऊपर एक जॉब का दबाव रहता है, नौकरी करना है। आपने पीजी किया, उससे पहले कोई जॉब ट्राई किया, कोई काम करते थे, या सिर्फ पीजी किया? और आपका टारगेट क्या था, लक्ष्य क्या था? टारगेट बस पढ़ना था। एमए किए, पीएचडी किए, लेकिन सबसे घर में दिक्कत ये थी कि जब तक आपको नौकरी नहीं मिलेगी तो शादी नहीं होगी। हमारे यहाँ सबको नौकरी मिल गई तब शादी हुई। तो बड़ी समस्या में आ गए कि भाई नौकरी मिल नहीं रही है तो शादी होगी नहीं। तो उस समय बनारस के एक अखबार में मैंने लेख लिखा था, नौकरी विवाह, हाँ, जीवन, नौकरी और विवाह, है ना। बड़े दुखी थे कि भाई नौकरी अभी मिल नहीं रही है। हाँ, करते धरते खैर मिल। तो तब आपका जो लेखन था वो जारी था पढ़ाई के साथ साथ? हाँ हाँ, लिखते थे। तो स्नातक तक कितनी पुस्तकें लिख चुके होंगे आप? स्नातक तक तो नहीं लिखे, ज्यादातर मेरी किताबें नौकरी के बाद लिखी हुई है। लेकिन इसका जो बीज है वो बचपन में मौजूद था, जिसका एग्जाम्पल मैंने 3रा क्लास और 7वां क्लास की छपी हुई किताब। अब बुद्ध को आप बोलते हैं कि पीपल के नीचे ज्ञान हो गया, तो ज्ञान हो गया तो ज्ञान का बीज भीतर छिपा रहता है, वो प्रस्फुटित होता है पानी और हवा पा करके। तो ये क्यों लगा आपको सर, लिखने का ये रुचि कहाँ से आया कि लेखक बनना है? कैसे आया? आप तो देखिए, अब तो नहीं पढ़ेंगे, नहीं कुछ लिखेंगे तो भी काम चलेगा। सारा प्रमोशन पूरा हो गया, प्रोफेसर से ऊपर कोई अब रैंक नहीं है यूनिवर्सिटी में। ये हमने बहुत पहले पूरा कर लिया है, माने 12-13 साल पहले ही प्रोफेसर बन गए। तो अब तो प्रोफेसर नहीं बनना है, उसके आगे कोई प्रमोशन है नहीं, सबसे अंतिम वेतनमान भी वही है, उसे ऊंचा कोई पद नहीं होता है यूनिवर्सिटी में। क्योंकि प्रोफेसर का वेतनमान वीसी और प्रोवीसी से भी ज्यादा होता है, कम नहीं होता है। प्रिंसिपल भी बने कमीशन से, सब कुछ बने, लेकिन नशा है पढ़ने का, लिखने का, वो छूट ही नहीं रहा है। अब क्यों है पता नहीं चल रहा है। आज 10-20 किताब पढ़ते हैं, रोजे लिख रहे हैं। तो अभी कितने विश्वविद्यालय में आप पढ़ा चुके हैं, सेवा दे चुके हैं? अभी सेवा तो केवल अपनी विश्वविद्यालय में दिए हैं, लेकिन व्याख्यान हमारा बीएचयू में हुआ है, पटना यूनिवर्सिटी में हुआ है, जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक में हुआ है,
भोजपुरी अकादमी में हुआ है, मैथिली भोजपुरी अकादमी में हुआ है, कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार में हुआ है। अब तो भूल रहे हैं, कोई विश्वविद्यालय, कोई संस्थान ऐसी नहीं है जहां मेरा गेस्ट व्याख्यान न हुआ हो। ऐसा कोई छूटा नहीं है। कोई ऐसी भारत की पत्रिका नहीं है नामी जिसमें मेरा लेख नहीं छपा हो। बहुत सारे फेसबुक पर लोग लिख देते हैं कि आपका रिसर्च कहाँ छपा है। अरे जिस जमाने में आप लोग बच्चे होंगे, उस जमाने में राजेंद्र यादव और कमलेश्वर के पत्र मेरे पास होंगे, और इन लोगों ने बड़े गौरव के साथ हमारे लेख छापते थे। और सरकार की, भारत सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की, बिहार सरकार की जितने भी पत्रिकाएं हैं, एक भी बाकी नहीं है। चाहे वो साहित्य अकादमी की पत्रिका हो, भारत सरकार के केंद्रीय हिंदी निदेशालय की पत्रिका हो, भारत सरकार की प्रकाशन विभाग की पत्रिका हो, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की पत्रिका हो, या बिहार सरकार की पत्रिका हो, कोई ऐसी पत्रिका नहीं है जिसमें मेरा लेख नहीं छपा हो। और मैं जब लेख लिखता था तो उसके बकायदे रिम्यूनरेशन आता था, 5,000, 3,000 जो भी उस जमाने में। और भाषा जैसी पत्रिका शब्दों पर पैसा देती थी। अगर 10 शब्द लिख दिए, अगर एक शब्द पर 5 रुपया है तो 50 रुपया मिलता था। विदेशों में हमने जांची है पीएचडी की थेसिस। हाँ, तो इसमें कोई कमी नहीं रही कभी। वर्तमान में कहाँ सर सेवा दे रहे हैं आप? वर्तमान में वीर कुंवर यूनिवर्सिटी यही है। सर आपकी रुचि केवल भाषा के क्षेत्र में जो पुस्तक है उसमें ही नहीं, अलग अलग वैचारिकी वाले जो पुस्तक है उसमें भी है। जैसे यहाँ पर आपने जगदेव प्रसाद का वाङ्मय लिखा है, बुद्ध की खोज, रैदास, कबीर। तो सर जानना चाहेंगे कि आप अपने जीवन में शुरुआत से ही बुद्ध, कबीर, रैदास, डॉक्टर अम्बेडकर, जगदेव प्रसाद, इन लोगों को जानते थे या बाद में जाने? कब शुरू हुआ इनके बारे में जानना, इनके प्रति रुचि कब बढ़ा आपका? देखिए, अब मेरी नाटक की जो किताब है, तो नाटक किताब नाटक है, उसमें बुद्ध की कहाँ चर्चा है? नहीं चर्चा है। उसके बाद फिर चला भाषा विज्ञान का, तो लिंग्विस्टिक में बहुत सारी किताबें मैंने लिखी। और सभी जो देश के सबसे जो प्रतिष्ठित प्रकाशक है, राजकमल प्रकाशक, वहां से छपना बड़े बड़े साहित्यकारों के लिए मुश्किल होता है। शुरुआती किताब, मेरी पहली किताब भी अकादमिक फील्ड की, वहीं से छपी। आधा दर्जन किताबें मेरी राजकमल प्रकाशन से है। इसके बाद भोजपुरी में रुझान चला, तो भोजपुरी का व्याकरण लिखा, ट्रांसलेशन लिखा, भोजपुरी की डिक्शनरी लिखी, भोजपुरी में बहुत सारे पाठ्यक्रम बनाए। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का पाठ्यक्रम मेरा ही बनाया हुआ है भोजपुरी का। जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा का पीजी का, यूजी का सिलेबस मेरा बनाया हुआ है। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय का भोजपुरी का भी मैंने पीजी का सिलेबस मैंने बनाया है। बहुत सारे विश्वविद्यालयों का। और मार्जिन जो सोसाइटी है, आधुनिक भोजपुरी के दलित कवि और काव्य, जिसमें मार्जिन सोसाइटी के जो जातियां हैं, मुसहर तक की कविताएं उसमें शामिल हैं। और एक किताब जो है आप गवर्नर साहब के वेबसाइट पर भी मिल जाएगी आपको, बिहार सरकार की। और यह जेपी यूनिवर्सिटी से लेकर करके, वीर कुंवर यूनिवर्सिटी से लेकर के बहुत सारे इस पर रिसर्च हुए हैं। हम लोग ये सब चीज देखते हैं कि कौन सोसाइटी जो है छूटा हुआ है, उसको भी मेन स्ट्रीम में लाने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो फिर भोजपुरी का फेज चला, फिर हिंदी साहित्य का फेज चला, अभी बुद्धिज्म का चल रहा है। तो आप ये सोचिएगा कि डॉक्टर साहब केवल बुद्धिज्म के बारे में जानते हैं, तो आप बच्चे हैं। मैं जहां भी हाथ डालता हूं वो उसको फतेह कर देता हूं। एक बार यहीं सासाराम में जुडिशियरी पर कार्यक्रम हो रहा था, तो लोग कहे कि सर आप ही को इस कार्यक्रम का उद्घाटन करना है। बार काउंसिल जो होता है हाई कोर्ट का, उसके अध्यक्ष, चूंकि ये तो बात हमारी सारे लोग सुनेंगे, हो सकता है अध्यक्ष भी सुन रहे होंगे। बार काउंसिल के अध्यक्ष पटना हाई कोर्ट के भी आए थे। मैंने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं लॉ का विद्यार्थी नहीं हूं, लेकिन लोगों के आग्रह पर मैं चला गया।
तो चला गया और वहाँ जो मैंने भाषण किया तो हाई कोर्ट के जो अध्यक्ष हैं बार काउंसिल के, कहा कि मैंने जिंदगी में लॉ पर इतना फंडामेंटल व्याख्यान पहली बार मैंने सुना है। यही बात जब लोकसभा की स्पीकर थी मीरा कुमार, सासाराम की है, हाँ, जगजीवन राम की बेटी, तो एक दिन वर्षा हो रही थी तो मीरा कुमार पहुंची, मैं भी पहुंचा। तो मीरा कुमार अपने भाषण में, अगर कहीं उनका भाषण रिकॉर्ड होगा तो आपको मिल जाएगा, उन्होंने कहा कि मैं इस कार्यक्रम में केवल राजेंद्र प्रसाद सिंह का व्याख्यान सुनने के लिए आई हूँ। ये उनकी लाइन है। उनका जो गार्ड है तब हमको कहे कि सर आप थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए खड़ा हो जाइए। हाँ, वो घटना सब याद है। तो हम लोग कुछ इस तरह की बात नहीं है। नहीं सर, मेरा सवाल जाता है और रविदास पर, कबीर पर, जगदेव बाबू पर, सब पर लिखा है। सर मेरा सवाल ये था कि आप बुद्ध के इतने करीब है, आप काफी सुनते हैं, आपको सभी लोग और हम लोग भी सुनते हैं। तो मेरा सवाल ये था कि आप बुद्ध के विचारों के करीब शुरू से थे या बाद में है, कब आए, ये सवाल था मेरा। आपने अच्छा व्याख्यान दिया कि आप किसी भी फील्ड में अपना हाथ आजमाते हैं, तो अभी देखिए मैं से मतलब बुद्ध के विचारों से ये हुए हैं आप, ये लगता है कि 10 साल हुआ होगा जी। हाँ, 10 साल से अभी लगातार मैं बुद्ध पर चल रहा हूँ। अभी बुद्ध पर ही चलने की इच्छा है। जिस दिन लगेगा कि अब इस पर काम किया जाना चाहिए, ओबीसी पर काम किया, दलित पर काम किया। ऐसा नहीं है कि जो ऊंची जाति कभी हैं छूट गए, ऐसा नहीं है। एक सिविल सर्विस के लिए भी मेरी किताब है, कहीं हिंदी की लंबी कविता, क्या नाम है बता दीजिए। हिंदी की लंबी कविताओं का आलोचना पक्ष, अच्छा। राजकमल से छपी है। अच्छा। तो उसमें निराला हैं, धूमिल हैं, अज्ञेय हैं, ये सभी लोग तो ब्राह्मण थे। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? इसमें आप देखिएगा तो सारे लोग दलित पिछड़े हैं, तो क्या फर्क पड़ता है उससे? जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ मैं काम करता हूँ, लगता है कि यहाँ जरूरी है वो करता हूँ। अभी बुद्धिज्म पर कर रहा हूँ। जब तक इच्छा पूरी नहीं होगी तब तक करूँगा जी। हाँ। और नीतीश कुमार से भी आप मिले हैं, आपको सम्मानित किया गया है भाषा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में। कुछ बातचीत नीतीश कुमार से मिले तो क्या हुई? नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री बने तो हमको यहाँ का एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो होता है यूनिवर्सिटी की, जो सबसे शक्तिशाली संस्था, उसके मेंबर बनाए और दो बार बनाए। 10 साल करीब रहा। और नीतीश कुमार जैसा मुख्यमंत्री बुद्धिज्म के प्रति समर्पित भारत में कोई नहीं है, आज भी नहीं है। कैसे ये कह रहे हैं? ये कह रहा हूं कि वैशाली में आप म्यूजियम देख रहे हैं, जितनी खुदाई हुई है सुजाता की स्तूप से लेकर करके, तेतरा स्तूप से लेकर करके, अभी जो नालंदा के पास जो सबसे बड़ा विश्वविद्यालय मिला है, तेल्हाड़ा विश्वविद्यालय, उसकी भी खुदाई नीतीश कुमार ने पहला फवाड़ा चलाया था। और तब वहां 3 ताला विश्वविद्यालय मिला है नालंदा के पास, नालंदा से भी पुराना। और मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा था उस समय कि आपने तो महोदय जेल को आपने मेडिटेशन सेंटर बना दिया रेलवे स्टेशन के सामने। यहाँ पर अशोका कन्वेंशन सेंटर बनवाया है आपने पटना में, धन्य हैं आप। इसलिए कि अशोक ने यहाँ, सम्राट अशोक ने कभी यहाँ पर तृतीय बौद्ध संगीति कराई थी, कन्वेंशन सेंटर बनवाया था। और आप आधुनिक युग में उनके नाम पर कन्वेंशन सेंटर बनाया। बोध गया, नालंदा, राजगीर, वैशाली, अभी एक नया बना है म्यूजियम वैशाली में। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। नीतीश कुमार ने बुद्धिज्म के लिए बहुत बड़ा काम किया। और एक किताब तो मैं चाहता हूँ कि इस पक्ष पर आना चाहिए। बहुत सारी खुदाइयाँ हुई इनके जमाने में, हाँ, उस पर किसी का ध्यान नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा बड़ा काम किया है। बोध गया तो पट गया है। यहाँ भी तो सभ्यता द्वार से लेकर के बहुत सारी चीजें पटना में भी तो बनवाए हैं। और जिस समय मेट्रो बन रहा था तो नीतीश कुमार का ये भाषण है, ए मेट्रो वालों थोड़ा संभल कर खोदना, क्योंकि इस राजधानी के नीचे एक राजधानी है।
ये उनका वक्तव्य। हाँ, उनका वक्तव्य है। और वही आदमी हैं जिन्होंने सम्राट अशोक का भारत में पहली बार कहा कि जयंती मनाई जाएगी और सामूहिक ये सार्वजनिक अवकाश घोषित किए। मैं जो भी बोल रहा हूँ, हाँ। मैं कहा हूं ना कि मौखिक मैं कुछ नहीं मानता हूं, जो भी मानता हूं प्रमाण के साथ, ये प्रमाण मैं रखा हूं। और जो मैं बोल रहा हूं कि विश्व विश्वविद्यालयों में मेरी किताबें पढ़ाई जाती हैं, तो विश्वविद्यालय के सिलेबस इसमें आपको मिल जाएगा। मैंने कहा कि दर्जनों विद्यार्थियों का शोध कराया है, तो यहाँ पर मिल जाएगा, इसी में सब मिल जाएगा, जी, इसमें भी मिलेगा, वहां तो रखा ही हुआ और है। एक जो स्टूडेंट है वो केरला की, हाँ, एक क्रिश्चियन जिन्होंने है। इनके ऊपर पीएचडी किया, उसका भी ये प्रमाण है। हाँ। और कई छात्र जो इनके अंडर शोध किए, वो पुस्तक दीजिएगा। कई जो स्टूडेंट है जो सर के अंडर में पीएचडी किया, सर ने पीएचडी करवाया, उसका ये देखिए पूरा जो है शोध का जो भी ये है, बहुत लोगों को कराया, दर्जनों छात्रों ने किया। इसमें लिखा होगा किस किस विषय पर सब लिखा हुआ है। हाँ, ज्यादातर वही कबीर हैं, बुद्ध हैं, इसी पर है। तो देखिए ये उपलब्धि है सर का, और इसके साथ साथ पढ़ाना इनका एक समझिए प्रोफेशन नहीं, एक शौक समझ लीजिए इनका ये है। और इसी वजह से इतनी उपलब्धियां इनके नाम पर है। 40 पुस्तकों की रचना इन्होंने किया है। 7वीं कक्षा में 2 पुस्तक की रचना कर दी है। सर को बिहार सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया, देश विदेश में व्याख्यान देते हैं। और आप लोग जो बहुजन वर्ग के लोग हैं वो इनको जानते हैं, जो बुद्धिज्म पर रिसर्च करते हैं, अम्बेडकरिज्म पे रिसर्च करते हैं, जगदेव बाबू के ऊपर इन्होंने पुस्तक लिखा रैदास कबीर, और इसमें भी इन्होंने महारत हासिल किया है। किसी भी फील्ड में सर का कमी खोजेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। भोजपुरी में कविता है, परगन राम कवि थे यहीं पास के। तो 1977 की बात है। 1977 में परगन राम से मैंने मिला था। उस समय इंदिरा गांधी यहीं आई थी हमारे बगल में ही। तो उन्हीं के मंच पर वो कविता कर रहे थे। जगजीवन राम उस समय अलग हो गए थे इंदिरा गांधी से, कांग्रेस को छोड़ करके कांग्रेस जेब बना लिया था। उसी समय उनका गीत था कि जब इंदिरा भैली गरीबन के साथी, तब जे राम भैलन अमीरन के पार्टी, खिलाफ फुट में का चलैब तू शासन। तो उन्हीं परगन राम की एक कविता है कि अपना मतलब से वेद शास्त्र बनावल गइल बा, देख के ईश्वर के नाम से डरवावल गइल बा कि भाई ईश्वर का बनाया हुआ है, डरो, लेकिन वेद शास्त्र सब आदमी बनाया है। सत्यचित आनंद मिलल तब सजदानंद कहाइल, ऐसन ईश्वर के सृष्टि में दुख कहाँ से आइल, आँखी देख के अनर छोपनी घुमावल गइल बा। अपना मतलब से वेद शास्त्र बनावल गइल बा। कोई निर्धन कोई धनी, जगत में कोई नीच कोई ऊंचा, न्यायकारी ईश्वर का है ऐसा नक्शा खींचा। कोई नीच हो गया कोई ऊंच हो गया, क्यों खींचा भाई ईश्वर? जैसे हाथ धोके नक्शा खींचवावल गइल बा। अपना मतलब से वेद शास्त्र बनावल। परगन राम की एक कविता मुझे नहीं मिलती। एक दिन पता चला कि परगन राम मर गए, कोई छपा नहीं, उनकी कॉपी में रह गई कविता। तो एक आदमी बताया कि भाई परगन राम के साथ वो ढोल बजाते थे, नाच पार्टी बांधे थे, तो उनको बुलाइए, उनके पास एक कॉपी है परगन राम की। तो उनको बुलवाए, वो आए, वो भी गुजर गए। क्या तो उनका नाम था, कौन तो भारती नाम था। तो देखे कि कांख में परगन राम की लिखी हुई कविता, यही कविता दबाए थे। देखे कि बहुत बढ़िया बढ़िया कविता है। मैंने तुरंत उसको संपादित कर करके दिल्ली भेजा, और इसमें बहुत सारे दलित कवियों की भोजपुरी कविताएं हैं जिनको नाचने वाला गाने वाला जैसे कि भिखारी ठाकुर हैं वैसे समझा गया, कोई स्थान नहीं मिला। अब एक किताब विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में शामिल है जी। ये कविताएं। कुछ ऐसे लोग हैं जो डिप्रेस्ड क्लास से आने वाले लोगों को, बहुजन वर्ग से आने वाले लोगों पर ये सवाल करते हैं कि उनके अंदर योग्यता नहीं होता है, मेरिट नहीं होता है। क्या कहेंगे इस पर सर? इस पर वो देखिए हीन ग्रंथि है कि योग्यता नहीं है। मैं अपने को बहुत काबिल आदमी समझता हूँ।
क्या समझे। और लोग कहते हैं कि अरे अपने से आप विद्वान क्यों कहते हैं, हम उल्टी दिशा में चलते हैं। और मेरी जो सोच है, मुझे अपनी काबिलियत पर और डेवलप माइंड पर पूरी तरह से विश्वास है, यकीन है कि जल्दी हमारी माइंड जो है वो चुकती नहीं है। और मैं हीन ग्रंथि से कभी भरा नहीं। सरकार पुरस्कृत न भी करे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई मीडिया के लोग न भी आवे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई प्रशंसा न भी करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए कि मैं खुद चैनल बनाने की काबिलियत रखता हूं। मैं अपना चैनल बना करके अपने से प्रसारित कर दूंगा जी, मैं अपनी प्रशंसा खुद कर दूंगा। और मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी में जाने के लिए उतावला नहीं हूं। मुझे जरूरत पड़ेगी मैं अपनी पॉलिटिकल पार्टी खुद बना लूंगा, ये मैं मादा रखता हूं जी। मैं पूरी तरह से आत्मविश्वास से भरा हुआ आदमी हूं। वर्ग के ऊपर जैसे किसी वर्ग के ऊपर सवाल उठाना कि उन लोगों के अंदर क्षमता योग्यता नहीं है, उन लोगों के मुंह पर तमाचा है, ऐसे हजारों लोग हुए हैं आपके जैसे लोग, जो लोग ऐसा बोलते हैं उनके मुंह पर तमाचा है, उनको क्या कहेंगे कि वर्ग के ऊपर जो टारगेट करते हैं, आजकल चल रहा है ना कि आरक्षण से बन जाते हैं, रिजर्वेशन को हटा दो, प्रतिनिधित्व नहीं मिलना चाहिए, उन लोगों को क्या कहेंगे सर? तो आरक्षण की बात ला दिए तो हमको तो हंसी आ रही है कि अब तो आरक्षण का ट्रेंडिंग, भारत में कौन सी ऐसी जाति है जिसको आरक्षण नहीं मिल रहा है? अब ये बताइए। ब्राह्मण को मिलता है, राजपूत को मिलता है, भूमिहार को मिलता है, लाला को मिलता है, कोयरी को मिलता है, कुर्मी को मिलता है, चमार को मिलता है, दूसरा सबको तो आरक्षण मिल ही रहा है। अब कौन सी जाति बची है बाबू जिसको आरक्षण नहीं मिलता है? अब तो कोई नहीं बची। पहले नहीं मिलती थी, लेकिन EWS जब आ गया तो उसमें तो सारी जातियां आ गई, तो अब तो कोई बचा ही नहीं है। अब आरक्षण को गाली देने वाले कौन लोग हैं जब सबको आरक्षण मिल ही गया? अब तो जो उल्टा सीधा बकने वाले लोग हैं उन्हीं को बल्कि ज्यादा मिल गया। हिंद ग्रंथि से निकलिए, हिंदा की ग्रंथि बहुत बेकार चीज है। और बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो दबे कुचले समाज के हैं, उनके भीतर रह ही जाता है, MA कर लेते हैं, डॉक्टरेट हो जाते हैं, लेकिन बोल्ड नहीं हो पाते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं आता है, दबने लगते हैं यूनिवर्सिटी पर, बड़े बड़े मंच पर। हमको दबते हुए कहीं देखा है आपने? नहीं। मुख्यमंत्री के सामने बोलूं, गवर्नर के सामने बोलूं, वाइस चांसलर के सामने बोलूं, मेरी आवाज में जरा भी कमजोर मेरी आवाज नहीं पड़ती है, बिल्कुल नहीं पड़ती है। मुझे इतना अपने आप पर विश्वास रहता है, इसलिए कि मैं गलत बयान ही नहीं करता हूं और गलत कार्य नहीं। तो अंतिम में सर, सभी छात्रों के लिए, अभिभावक के लिए क्या आपका संदेश है? संदेश है कि एकदम पढ़िए, बोल्ड रहिए, रास्ता सही रखिए, मार्ग आपका सत्य का मार्ग होना चाहिए। हाँ, भ्रष्टाचार मत कीजिए, अपने कार्यों के प्रति ईमानदार रहिए, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। डर डरने से होता है, आप किसी को डराइएगा नहीं तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। इतनी उपलब्धियां हासिल की, और कुछ हासिल करने की सर इच्छा है आपके अंदर? अब क्या हासिल करेंगे? अब तो पहुंच गए अपने रैंक में, जहां पहुंचना है तहां पहुंचना है। कोई अगर आपको लगता है कि गवर्नर का पद बहुत ऊंचा पद है तो इस सब पद पर पहुंचा जा सकता है, कोई बड़ी बात थोड़े है। वाइस चांसलर बनना है तो ये कोई बड़ी बात थोड़े है, ये छोटी बात है। बनना बहुत कठिन काम नहीं। क्या कोई समाज के लिए ऐसा मुहिम चलाना चाहते हैं आप अपने जीवन के जब सेवानिवृत्त होंगे उसके बाद कुछ ऐसा करना चाहते हैं? मुझे तो मैं चाहता हूं कि हमारे देश में कोई भी आदमी को अछूत न समझा जाए। ऊंच नीच का जो भेदभाव है ये मुझे कतई बर्दाश्त नहीं है। इस सब को समाज से खात्मा होना चाहिए। इसके लिए भले जो संघर्ष करना पड़े किया जाएगा। गरीबी ना रहे, सबको खाना मिले, ये सब तो इच्छा है ही। जी। थैंक यू सर बातचीत करने के लिए।